हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल सेफ जोन में। और मैं एडवोकेट संजय यादव आपको बताऊंगा कि लोन लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो आपको। आपको लोन कौन से बैंक से लेना है, एनबीएफसी बैंक से लेना है या नहीं लेना, किस कंडीशन में लेना है या गवर्नमेंट बैंक से लेना है। और मैं यही कहूँगा, प्रीफर करूँगा कि गवर्नमेंट बैंक से ही लें। कभी कभार हो नहीं पाता है गवर्नमेंट बैंक से लोन, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के कागज में या कुछ आपके सिविल वगैरह में कहीं ना कहीं मतलब टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट बैंक आपका लोन नहीं करता और आपके पास ऑप्शन बचता नहीं है एनबीएफसी से लेने के अलावा। और एनबीएफसी क्या करती है लोन में, आपके झोल झाल क्या करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो बात करेंगे हम एनबीएफसी होते क्या है। एनबीएफसी होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक समझो बस प्राइवेट कंपनी की तरह ही काम करते हैं। ये इनकॉर्पोरेटेड होती है कंपनीज एक्ट के अंडर। इसके अंडर जो भी बैंक आते हैं, और जो बैंक है आपको पता ही है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जैसे भी, तो इन दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। ये बैंकिंग रूल के हिसाब से चलते हैं और ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलती है एनबीएफसी। एनबीएफसी के एग्जांपल हैं कुछ, जैसे कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड, डीएचएफएल, जो कि अब पीरामल ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है। पेटीएम हो गया। फाइनेंशियल कंपनीज हैं काफ़ी सारी, जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं श्रीराम फाइनेंस, ये फाइनेंस करती है। आधार हो गया, मैग्मा फिनकॉर्प, रिलायंस कैपिटल, ये सारी कंपनियां फाइनेंस देती हैं। और भाई इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होता है, तो बहुत सोच समझ कर ले एनबीएफसी से लोग। अब इन्हें रेगुलेट तो आरबीआई ही करती है, बैंक को भी और एनबीएफसी को भी। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो एनबीएफसी होते हैं, बस ये आप ये मान के चलो, इन्हें हाफ लाइसेंस दिया हुआ होता है बैंक का। बैंक को 100% कुछ अथॉरिटीज़ होती है डिपॉजिट वगैरह सब लेने की, एफडी वगैरह लेने की। लेकिन एनबीएफसी को ऐसा नहीं होता ज़्यादातर, और सारे आरबीआई के रूल्स भी एनबीएफसी फॉलो नहीं करता। जैसे कि मान लो रेपो रेट है, तो रेपो रेट अगर कम करता है आरबीआई तो एनबीएफसी नहीं करता अपने इंटरेस्ट। अब ज़्यादातर हम लोग हैं, हमें किस लोन की ज़रूरत पड़ती है? पर्सनल लोन की, हाउसिंग लोन की, व्हीकल लोन की। पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, 15-16% के आसपास होता है। और अगर आपने गलती से एनबीएफसी से ले लिया तो भाई 28 से 35% तक भी पहुंचा देंगे आपका। जब आप लोन की फाइनल इंस्टॉलमेंट देने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि यार मैंने जो दिया वो तो ख़त्म ही नहीं हुआ लोन। लोग देते रहते हैं बस किस्त। लेकिन सरकारी बैंकों में कुछ हद तक रियायत है। हाउसिंग लोन में भी ऐसा ही होता है, व्हीकल लोन में भी ऐसा ही होता है। डिस्कस करूंगा, मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। बिना स्किप करे वीडियो देखते रहना भाई, बहुत फ़ायदा करेगी ये वीडियो आपको। कहीं धोखा नहीं खाओगे आप लोन लेने में। अब लोन अगर ले रहे हैं आप तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए भाई, कोई भी आपका खास दोस्त है, कुछ भी है, बहुत खासम खास भी दोस्त है ना, किसी की बात पे विश्वास नहीं करना। अगर वो लोन दिलवा रहा है आपको, तो भाई मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रीड करने हैं। चाहे वो एजेंट हो, कंपनी का एजेंट काम करेगा अपने पैसों के लिए, ठीक है, उसे कमीशन मिलनी है भाई, पूरी बात नहीं बताएगा वो। चाहे इंश्योरेंस एजेंट हो, चाहे भाई किसी फाइनेंस कंपनी का एजेंट हो, आधी अधूरी बात बताएगा। लेकिन आपको अवेयर रहना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रीड करने हैं। और सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है लोन में सैंक्शन लेटर, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अगला ख्याल आपको क्या रखना भाई, ऑलवेज लिसन टू योर फैमिली एल्डर पर्सन। भाई जो भी तुम्हारी फैमिली में बड़ा हो ना, जब भी आप लोन लेने जा रहे हो तो अपने बड़ों की जरूर सुने। क्योंकि चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो आपका बड़ा, लेकिन भाई जो उम्र का तजुर्बा होता है ना, तो आप कितनी भी क्वालिफिकेशन कर लो सब फेल हो जाता है। तो भाई अब जो बढ़े गए ना, थोड़ा बहुत उनकी बातों का भी ध्यान रखें। सैंक्शन लेटर मैंने बताया भाई, बहुत ध्यान से पढ़ें। मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सैंक्शन लेटर की कॉपी भी दिखाऊंगा अभी। प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लेगा बैंक, लोन करने से पहले कुछ फ़ीस लेता है आपका, वो फ़ीस क्या रहेगी इस बात का ध्यान रखना है। आरओआई क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा या फिक्स रहेगा। वेरिएबल में क्या होता है कि आरओआई आपका घटता बढ़ता रहता है,
तो भाई एनबीएफसी भाई घटाने की तो बात भूल जाओ, बढ़ाती ही है, ठीक है। हाँ, सरकारी बैंक जरूर कम कर देते हैं वेरिएबल में। फिक्स्ड में क्या रहता है, आपने 20 साल का लोन लिया तो फिक्स्ड ही रहेगा, वो उतनी परसेंटेज का ही रहेगा। मान लो आपने 10% पे लिया है तो 10% का ही रहेगा। लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप प्रीपेमेंट नहीं कर सकते उस लोन का। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन आपको दोनों ही कंडीशन में चेक कर लेनी है, वेरिएबल में ले रहे हैं आप या फिक्स्ड में ले रहे हैं। प्रीपेमेंट चार्जेस, मान लो आप प्रीपेमेंट लोन आपके पास, आपने 20 साल का लोन लिया, कोई 2 साल में आपके पास पूरा पैसा आ गया और आप पूरा पैसा चुका रहे हैं, तो उसके कोई चार्जेस तो नहीं लेगा बैंक। इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रीपेमेंट पीरियड, ऐसा कुछ मतलब जैसे लोन लिया आपने तो कब आप कुछ मतलब एक पीरियड रहता है लोन वालों का कि वो कहते हैं भैया आपने आज लोन लिया है तो 2 साल के बाद ही आप इसे क्लियर कर सकते हैं। एक पीरियड आ जाता है, उससे पहले आप लोन को मतलब फुली पेड नहीं कर सकते। तो भाई क्या पीरियड रहेगा, मैंने जो लोन लिया था डीएचएफएल से उसमें 6 महीने का था। 6 महीने बाद में, उससे पहले मतलब मैं लोन क्लोज नहीं कर सकता था। 6 महीने तक किस्त देनी ही देनी थी मुझे, उसके बाद ही क्लोज। परसेंटेज ऑफ लोन अमाउंट सेंक्शन, आप जब लोन ले रहे हैं किसी प्रॉपर्टी पे या किसी भी चीज़ पे, व्हीकल लोन ले रहे हैं, भाई कितना लोन हो जाएगा। सपोज करो 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 80% तक लोन कर देते हैं बैंक वाले जनरली। 8 लाख तक का लोन हो जाता है और डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है। तो ये भी बात का ध्यान रखें कितना लोन हो जाएगा। प्रॉपर्टी का एरिया, ये बहुत खास बात बता रहा हूँ भाई, प्रॉपर्टी का एरिया और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स बाय योरसेल्फ। भाई ये दोनों चीज़ ना खुद जाके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेके खुद चेक करें, इसमें बहुत फ्रॉड होता है, ठीक है। इंश्योरेंस का अमाउंट, अब कोई भी कंपनी या बैंक्स आपको लोन देते हैं तो अब क्या होता है कि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है। मान लो हाउसिंग लोन लिया है तो एक हाउस का अलग हुआ, मान लो अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया, आपका घर गिर गया, कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस में कवरेज रहेगा वो। दो इंश्योरेंस आपके भी कराए जाते हैं, एक आपका लाइफ इंश्योरेंस कराया जाएगा, एक इलनेस का कराया जाएगा, एक्सीडेंटल। मान लो आपकी चोट लग गई, कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में आपका पैसा कौन भरेगा, कोई हाथ कट गया, कुछ हो गया, तो कहाँ से आएगा पैसा, आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो इंश्योरेंस भी होते हैं, तो इसके बारे में भी जान लेना है कि भैया कितने का इंश्योरेंस होगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट में आते हैं। हु टेक लोन फ्रॉम एनबीएफसी, भाई कौन लोग लेते हैं एनबीएफसी से लोन और किसे नहीं लेना चाहिए। भाई अगर आप सैलरी पर्सन है ना, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो भाई तुम ट्रबल में आओगे। मतलब एनबीएफसी से हाथ जोड़ देना कि लोन नहीं लेना। हाँ, आपके पास कोई झटके की कमाई आने वाली हो तो भाई सोच सकते हो आप, वरना तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी आपकी और आपके बच्चों की भी। लोन ख़त्म नहीं होगा ये, और ये भी मैं दिखाऊंगा कि क्यों ख़त्म नहीं होगा। बिजनेसमैन हो या कोई, जैसे मैंने बताया, कोई लमसम अमाउंट आने वाला हो, तो भाई ठीक है, आपके लिए ले सकते हो आप एनबीएफसी से, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 साल के लिए लो और फिर क्लियर कर दो, ठीक है। अब आपको लोन लेना है तो भाई ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं लोन के लिए। तो भाई 2 साल की आईटीआर चाहिए होती है, लास्ट 2 ईयर की प्रीवियस। 3 महीने की सैलरी स्लिप मांगता है बैंक, लास्ट 1 ईयर और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, जिसमें आपको सैलरी, आप कह रहे हैं कि मेरी 35,000 रुपये आती है, तो भाई 35,000 रुपये सैलरी शो होनी चाहिए हर महीने। कोई डिडक्शन हो रही है तो वो एक अलग बात है। लम और ये पार्ट अमाउंट में नहीं आनी चाहिए सैलरी आपकी। मान लो 30,000 रुपये है तो कभी 20 आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करता है बैंक। तो आपकी पूरी कोशिश ये करें कि आप पूरी सैलरी लमसम में हर महीने लें, तो आराम से लोन हो जाता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जैसे मैप हो गया, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हो गए, पूरी चेन होती है रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स की। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लगता है जब आप किसी प्रॉपर्टी को लेते हैं। व्हीकल के अगर व्हीकल लोन है तो भाई कोटेशन लगेगी उसमें, ठीक है। प्रॉपर्टी का है लोन तो प्रॉपर्टी जो है, अगर कोई भी, आप ये बात का ध्यान रखें, अगर कोई सरकारी बैंक लोन करेगा ना तो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी पे ही करेगा। जैसे कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उससे अप्रूव होनी चाहिए प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ यूपी में है, मेरठ में, तो एमडीए से अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। आवास विकास से अप्रूव होनी चाहिए। अगर नहीं है अप्रूव तो भाई सरकारी बैंक लोन नहीं करेगा। अनअप्रूव्ड कॉलोनी पे, प्लॉट्स पे या हाउस पे सरकारी बैंक लोन नहीं करता। ये बात का बहुत ही ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली आपको एनबीएफसी से ही लेना पड़ेगा, और एनबीएफसी में आप आरओआई ज़्यादा चुकाएंगे।
प्रीफर फॉर एनबीएफसी ओनली इफ़ योर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट ओके। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट आपके इनमें से कुछ नहीं है तो भाई तो जाएँ आप एनबीएफसी पे, अगर ओके हैं तो भाई सरकारी बैंक से ही लें। चाहे आपका कोई एजेंट जानकार हो एनबीएफसी में, चाहे कोई खास दोस्त हो, उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अपने डॉक्यूमेंट खुद लेके जाओ जिस बैंक में तुम्हारा खाता है, सरकारी बैंक में, और आप ये डॉक्यूमेंट देंगे भाई, मैनेजर आराम से लोन करेगा, कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। और सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं तो गवर्नमेंट बैंक चूज करें। ठीक है। अब भाई बात आती है डीएचएफएल एनसीएलटी में गया, ये क्या करता था देखो, इसकी फ्रॉडबाजी बताता हूँ। और सपोज करो इसने आपको 10% पे इंटरेस्ट दे पे लोन दे दिया, तो इसने एक स्कीम निकाली थी कि भाई आपने एफडी कराओ हमारे यहाँ, और आपका 10% इंटरेस्ट हम अगर ले रहे हैं तो आपको 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे आपके एफडी अमाउंट पे। ठीक है, काफ़ी लोगों ने भाई इनके यहाँ एक तो लोन ले रखा था, उन्होंने सोचा ठीक है यार आरओआई हमारा 10% जा रहा है, एफडी करा दो, 1% ज़्यादा मिलेगा। तो भाई इस चक्कर में कई लोगों ने एफडी भी करा दी। कई अब डीएचएफएल जो एनसीएलटी तक पहुंचा था, एक गाजियाबाद का बंदा था भाई जिसकी एफडी थी, और ये मैच्योर कराने गया था तो मैच्योरिटी अमाउंट इसे मिल नहीं पा रहा था, तो इसने एनसीएलटी में कंप्लेंट करी थी, और एनसीएलटी और आरबीआई ने मिलके इनका आईआरपी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू कर दिया था, जब इन्हें लगा था कि भाई ये जो है ना डीएचएफएल दिवालिया हो गई है। तो कंपनी को बंद ना करके पहले कोशिश यही रहती है गवर्नमेंट की कि भाई टेक ओवर कर ले कोई, अगर बंद होता है तो काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। तो भाई जिनका नुकसान होता है उनमें से कौन कौन लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान इन लोगों का होता है, शेयर होल्डर जो हो गए, जो डिपॉजिटर हो गए, कंपनी में पैसा लगा रखा होता है, जो क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह, जो जो बड़ी बड़ी सैलरी रहती है भाई उनकी सैलरी नहीं मिल पाती। और भाई जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो होते हैं सिक्योर्ड लोन जो होते हैं, बैंक्स लोन हो गए, ओनर हो गए, ओनर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी यहाँ रूल्स इतने लीनियंट हैं कि ओनर जो है ना बैंक स्टेटमेंट से घुमा घुमू के पैसा, कुछ प्रॉपर्टी ले लेता है, कुछ ले लेता है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। प्रॉपर्टी जो देखी जाती है बस वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में होती है कंपनी के, वही देखी जाती है। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनने चाहिए कि ओनर का सारा लेखा जोखा होना चाहिए, किसके पास पैसा गया, मतलब पूरा अच्छे से रिकन्सिलेशन होना चाहिए कि भाई पैसा इन्होंने करा क्या, क्योंकि यार एक इतनी बड़ी कंपनी दिवालिया हो जाती है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ डाउट लगता है, और इतना पैसा कमाने के बाद। और अब भी ये डीएचएफएल पीरामल ग्रुप ने ली है भाई। पीरामल ग्रुप क्या है ये भी सुन लो। ये इसके जो ओनर है वो अजय पीरामल जी हैं, जो कि भाई मुकेश अंबानी जी के समधी हैं। इनके लड़के हैं आनंद पीरामल, और ईशा अंबानी की लड़की, जो लड़की है मुकेश अंबानी जी की, उनसे शादी हुई है इनके आनंद पीरामल की। और आनंद पीरामल इनके अजय और स्वाति पीरामल के लड़के। अब आ जाती है भाई, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब आते हैं डीएचएफएल कैसे कैसे, एनबीएफसी समझ लो, मैं डीएचएफएल का दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने डीएचएफएल से लिया था। कैसे आपका पागल बनाती है, लोन के टाइम पे आपको क्या बताया जाता है और उसके बाद क्या होता है, देखो आप, मैं एज ए प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले आते हैं सेंक्शन लेटर की तरफ। ये मेरा सेंक्शन लेटर, मैंने इसे ढंग से पढ़ा नहीं था, मेरी गलती रही। खास दोस्त था भाई मेरा, मैंने बस इसे बिना पढ़े और साइन करके दे दिए थे। जॉब करता था मैं, वक्त रहता नहीं था इतना, बस रात को आया था ये बंदा। साले आते भी ऐसे टाइम पे हैं जिस समय मतलब आप फटाफट इनका काम कर दो। 10 फ़ोन करेंगे, टाइम बताएंगे, आएंगे नहीं, तो वो इनके भाई जाल में नहीं फंसना। ठीक है, तो ये लेटर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको मोस्टली मिल जाएंगी। तो आप देखो, पहला मैंने लोन कराया था 13 लाख रुपए। ठीक है, इसमें मेरे पास पूरा पैसा नहीं आया था, 12 कुछ ही आया था, उस बाकी इंश्योरेंस में कट गया था। तो टर्म्स एंड कंडीशन पहला क्या कह रहा है देखो, लोन विल बी डिस्कस सब्जेक्ट टू लीगल, टेक्निकल क्लियरेंस हो जाएगा जब प्रॉपर्टी का टर्म लोन हो। पीडीसी चेक देने हैं आपको। ठीक है, पीडीसी में क्या होगा भाई, लोन नहीं चुकाते आपको चेक बाउंस का मुकदमा लगा के आपको जेल भी करवा सकते हैं। तो भाई पीडीसी देने से पहले, अगर पीडीसी नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लोन अगर नहीं भी देते आप, ट्रायल चलता रहेगा। लेकिन भाई पीडीसी दे रखा है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ये लोन का दे रखा है भैया, कितना लोन हो जाएगा आपका। ठीक है, 90% ये भी पढ़ेगी प्रॉपर्टी पे, जो भी लोअर रहेगा इसमें। क्रेडिट वेरिफिकेशन करेंगे, पॉजिटिव होना चाहिए, सैलरी स्लिप देनी थी हमें। देखो ये बहुत चीज़ पढ़ने, ध्यान से पढ़ने की। प्लॉट शुड बी विद इन एमसी लिमिट डेवलपमेंट अथॉरिटी अलॉटेड। ठीक है, किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से, मैंने जैसे बताया आपको, अप्रूव होना चाहिए।
एनी प्लॉट आउटसाइड, अगर मान लो नहीं होता तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, 1% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इनका उससे 1% ज़्यादा चार्ज करेंगे। मान लो 10% पे लोन देंगे तो आपको 1% बढ़ा देंगे अगर अप्रूव नहीं हुई प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ देखो ये लास्ट में देखो, कस्टमर टू गिव डिक्लेरेशन एज पर DHMF फॉर्मेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लॉट। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं और 3 साल तक आपने उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो भाई ROI और भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये लोन मेरे को मतलब पर 13 लाख कुछ का था लोन अमाउंट, 12,35,550 रुपये आए थे मेरे हाथ में। इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं आप 9.2 पे हुआ था मेरा लोन। ठीक है, जो कि वेरिएबल है, चेंज हो पाए। 20 साल के लिए है, 11,281 किस्त बनी थी मेरी पर मंथ की, 240 इंस्टॉलमेंट बैठती है 20 साल, 20 × 12 करेंगे आप तो 240 EMI की मेरी, मतलब 240 EMI अगर मैं दे दूँ, आप यही सोचेंगे ना इतने इतने की तो लोन उतर जाएगा, भाई उतरता नहीं है, दिखाऊंगा। ये प्रोसेसिंग फीस की डिटेल आ गई, ये जरूर देखें RPLR क्या रहेगा आपका। ठीक है, 18.2 है और भाई 9 पॉइंट लेस कर दिया इन्होंने और 9.2 पे मुझे दे दिया। मतलब अगर ये ROI आपका बढ़ाते भी चले ना तो भाई 18.2 तक पहुंचा सकते हैं। तो RPLR आपको जरूर देखना। अब और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेरे से इतने का इन्होंने DHFL प्राइमरी का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोल रखी थी, इन्होंने अपनी ही कंपनी खोल रखी थी इंश्योरेंस की भी। ठीक है, फिर भी साले बर्बाद हो गए। ठीक है, लोन भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और साले इंश्योरेंस भी इनकी अपनी कंपनी, फिर भी कंपनी दिवालिया हो जाती है, मतलब सोच सकते हो आप। ठीक है, ये इंश्योरेंस का अमाउंट ले लिया था इन्होंने मुझसे, तो ये भी देखना। अब आती है मेन मुद्दे की बात, हमने साइन करके दे दी थी भाई डॉक्टर। ठीक है, तो ऐसे आप बिल्कुल ना करें भाई, और ध्यान से पढ़ें। 20 साल का मामला है, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म नहीं है कि जल्दी से निकल जाओगे। अब मैं आपको रिपेमेंट शेड्यूल दिखाता हूँ इसका पहला, कि मुझे पैसे कैसे कैसे देने थे। देखो 18 सितंबर 2018 ये डेट दिखाई दे रही होगी आपको ये। ठीक है, ये मैंने इनकी साइट पे रजिस्टर्ड करा लिया था भाई, थोड़ा बहुत समय मिलता था तो देख लेते थे कितना लोन उतर गया कितना। देखो लास्ट पेज दिखाता हूँ मैं, किस्त मेरी 240 थी लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है, 276 किस्त बढ़ गई मेरी। मतलब अगर आप 240 में से 276 में से 240 माइनस करेंगे, 36 किस्त बढ़ गई मेरी, कितने की, 11,281 की। कितना पैसा बढ़ गया, 4 लाख रुपए बढ़ा दिए उन्होंने मेरे। कितने महीने में लोन लिया मैंने, फरवरी में, और भाई सितंबर 2018 में ही उन्होंने मेरे 4 लाख रुपए बढ़ा दिए। कैसे बढ़ाते हैं ये देखो, 9.2 पे मैंने लोन लिया था 15 फरवरी 2018, अप्रैल में इन्होंने भाई मेरा ROI बढ़ा दिया, 9.4 कर दिया। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, ROI क्यों बढ़ गया, भाई कोई जवाब नहीं देता है, कोई नहीं सुनता। लोन के टाइम पे सब जी सर करते हैं, उसके बाद कोई नहीं सुनता आपकी। ठीक है, फिर जून आ जाता है, जून 2018 9.57 कर दिया। फिर भाई अगस्त आ जाता है, 9.57 का 9.82 कर दिया। देख रहे हो ब्याज मतलब कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। ठीक, इसका RBI के रेपो रेट से कोई भाई ताल्लुक नहीं रहता। RBI चाहे घटाता रहे, और इस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो भाई RBI ने रेपो रेट घटाए थे अपने, उसके बावजूद भाई इनके रेट ROI बढ़े थे। ठीक है, जिस और ROI बढ़ेगा तो भाई किस्त आपकी उतनी ही रहनी है, किस्त का अमाउंट चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है। जो 240 इंस्टॉलमेंट है वो आपकी 276 हो गई। अब आगे का एक दूसरा रिपेमेंट शेड्यूल दिखाता हूँ, ये 2018 का है। देखो ये मैंने फिर 2026 जनवरी 2020 को डाउनलोड करा था, और इन्होंने मेरा ROI कितना कर दिया है, 10.42, 1 अप्रैल 2019 में। अब देखो अब ROI बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी बढ़ेंगी। तो लास्ट पेज पे दिखाता हूँ, देखो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पहले 276 थी, अब हो गई 301। अब कितनी किस्त बढ़ गई, ये तब की बात है भाई, मैंने किस्त भी दी होंगी इन्हें 18 से लेके 20 तक, वो किस्त हटा के है ये जो मैं पैसा दे चुका हूँ, मतलब लोन घटने की जगह बढ़ रहा है। फिर मैं आपको, ये था 26 जनवरी का 2020 का, अब दिखाता हूँ इसके आगे का 30 सितंबर 2020 का। ठीक है, इसमें किस्त और बढ़ गई मेरी, हाँ देखो यहाँ आ गई 364। तो 364 किस्त लगाओगे भाई आप, 364, तो आपका एक
मतलब 13 लाख का लोन पहुंच गया, कितना, 41 लाख रुपए। भाई आपकी पुश्तें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इनका लोन खत्म नहीं होगा। बहुत ध्यान से मतलब लोन लो, इनसे अगर लेना हो तो बहुत मतलब ये चीज़ों का ध्यान रखना। आप एनबीएफसी से लोन लेने का मतलब है आप फंस गए। लेकिन बस मेरी किस्मत अच्छी थी भाई, मैंने जॉब छोड़ी, अपना बिजनेस स्टार्ट करा, मैंने लमसम पैसा इकट्ठा करा, कुछ इधर उधर से लेके भाई इनका लोन चुका दिया और ख़त्म करा, क्योंकि भाई ये लोन नहीं ख़त्म होने वाला था। और आप यकीन मानना, मैंने जो पैसे लिए थे ना भाई इनसे, वो सिर्फ लिए थे 12,35,000 रुपये। और जब मैंने लोन सेटल कराया ना, मतलब मैंने किस्त भी दी होंगी 3 सालों में, 11,281 × 36 करेंगे, ये पैसे भी दिए हैं 4 लाख रुपए, उसके बावजूद मैंने 12,90,000 रुपये की पेमेंट करी है इन्हें। मतलब 4 लाख ये दिए, 12 लाख ये दिए, 2 ढाई साल में लोन क्लियर करके इनका मैंने तो इससे निजात पाई। तो भाई लोग फंस जाते हैं। 35-40 हज़ार रुपये अगर आप कमाते हैं, सोचते हैं यार घर ले लूँगा, ठीक है, ये कर लूँ वो कर लूँ, लोन में चले जाते हैं, ये पैसे आपके पर्सनल में आ जाते हैं, बचता कुछ नहीं भाई। जॉब अगर चली गई आपकी तो भाई ये नहीं छोड़ने वाले आपको, प्रॉपर्टी पे तो कब्जा लेंगे ही लेंगे साले। अगर प्रॉपर्टी से पैसा वसूल नहीं हुआ, जो पीडीसी दे रखी है ना आपने, भाई उसके थ्रू मुकदमा भी करेंगे आप पे। टीम इनकी बहुत मतलब मजबूत होती है, आप इनसे बहस नहीं कर सकते। सालों के पॉलिटिक्स में अच्छे संबंध रहते हैं, हर बंदे से मतलब थाने वाने में इनके अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, मतलब आप जीत नहीं सकते इनके। आप एडवोकेट वगैरह, मतलब आप भी कुछ हैं, लेकिन आप यार खुद लोन ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ क्या होंगे। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी हस्ती हैं तो ही जीत सकते हैं भाई इनसे, वरना इनसे जीतना एक अपना, एक तो सिविल खराब होगा ही होगा, अपना रिकॉर्ड भी खराब होगा। तो इनसे लोन बिल्कुल भी ना ले। डीएचएफएल भले ही पीरामल में चला गया हो, तो पीरामल भी आप ऐसे ही माने जैसे डीएचएफएल था। ठीक है, कंपनी वही है, लोग भी वही हैं। ठीक है, तो इनसे बच के रहें, कोशिश ये करें तो भाई एसबीआई से लोन लें, सबसे अच्छा बैंक है। ठीक है, आपका लोन उतरेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एसबीआई से भी अगर गवर्नमेंट से नहीं हो रहा तो भाई एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, ठीक है, ये भी लोन कर देती है। अगर आपके प्रॉपर्टी अप्रूव नहीं है, सैलरी वैलरी अच्छी है, सिविल अच्छा है, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी ठीक ठाक है। मैंने इनका पूरा देख रखा है, स्टेटमेंट वगैरह, तो आप इससे भी लोन ले सकते हैं। तो भाई मैं इन सब चीज़ों से मानता हूँ जो जो मैंने बताई होंगी, कि आप लोन में तो शायद अब धोखा ना खाएं। और कुछ भी आपके सवाल हों तो भाई मेरे को ना आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पे, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 84 33 48 19 31 पे। ठीक है, कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं भाई। और अच्छा वीडियो लगा हो मेरा ये, भाई सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। ओके भाई, टेक केयर, गुड बाय।